प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस ऑडियो क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, HD जैन कॉलेज आरा। स्नातकोत्तर सेमेस्टर A1 हिंदी के दूसरे पत्र में हम लोग साहित्य, इतिहास, दर्शन का अध्ययन कर रहे थे और इससे संबंधित कुछ वर्ग पूर्व में हो चुके हैं। हमने इस संबंध में इतिहास, दर्शन के बारे में बताया है, साहित्य क्या है यह भी बताया है, इतिहास और साहित्य इतिहास के बीच के अंतर को भी बताया है और साहित्य इतिहास क्या है यह भी बताया है। इतिहास और साहित्य इतिहास के बीच के अंतर को बताते हुए यह बताया गया था कि इतिहास में व्यक्तिनिष्ठता की प्रधानता होती है। माफ करिएगा, इतिहास में वस्तुनिष्ठता की प्रधानता होती है। हालांकि व्यक्तिनिष्ठता को इतिहास की लेखन प्रक्रिया से पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण भी दिए गए थे। जबकि साहित्य के इतिहास में व्यक्तिनिष्ठता की प्रधानता होती है। साहित्य का इतिहासकार का अपना दृष्टिकोण होता है, अपना नजरिया होता है और हर समीक्षक की दृष्टि थोड़ी भिन्न होती है। इसलिए हमने बताया था कि भक्ति काल और रीति काल या आदि काल के संबंध में भी इतिहासकारों के दृष्टिकोण पूरी तरह से एक नहीं रहे हैं, उनमें अंतर रहा है। यह भी बताया था कि साहित्य इतिहास एक कला है। साहित्य इतिहास सिर्फ ब्यौरा प्रदान कर देना नहीं होता है, तिथियों सहित। साहित्य में वर्तमानता का गुण मौजूद रहता है और वह वर्तमानता का गुण भविष्य के लिए प्रेरणा का काम करता है। साहित्य के संदर्भ में अतीत और वर्तमान का संबंध भी स्वीकार करना अनिवार्य होता है, यह भी बताया था। इसलिए बड़े बड़े साहित्यकार अपने पूर्व के साहित्यकारों का आभार स्वीकार करते रहे और यह भी बताया था कि साहित्य की समीक्षा का कोई अंतिम मानदंड नहीं होता। आज अगर किसी समीक्षक ने किसी रचना की समीक्षा की और उसके संबंध में जो निष्कर्ष निकाले, वे निष्कर्ष भविष्य में आगे चलकर किसी अन्य समीक्षक के दृष्टिकोण की उदारता को पाकर संभव है कि उसकी व्याख्या और बेहतर हो जाए। इसलिए साहित्य की समीक्षा का कोई अंतिम मानदंड नहीं होता और
जायसी के पद्मावत के संदर्भ में यह बात कही जाती है कि शुक्ल जी की सहृदयता ने जायसी के पद्मावत को बहुत ही ऊंचा स्थान प्रदान किया। तो ये सब बातें हो चुकी हैं। अब इधर उधर की बातों में ज्यादा समय न गंवाते हुए हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि साहित्य इतिहास लेखन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, रहे हैं, और उसमें से सबसे उपयुक्त कौन है। हमारा यही विषय है, साहित्य इतिहास लेखन का उपयुक्त सिद्धांत। कई सिद्धांत प्रचलित रहे हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हमको यह समझ लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि मनुष्य का जो अंतर जगत निर्मित होता है वह व्यक्ति और समाज के समन्वय से होता है। व्यक्ति जब समाज के बीच जाता है, समाज की विभिन्न मान्यताओं, विभिन्न प्रकार के व्यवहार, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं से जब वह रूबरू होता है तो उसके अनुसार उसका अंतर जगत निर्मित होता है। समाज के विभिन्न प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों को भी वह देखता है, अन्याय अत्याचार को भी देखता है, अत्यधिक समृद्धि को भी देखता है और निर्धनता को भी देखता है। तो व्यक्ति और समाज के समन्वय से मनुष्य का अंतर जगत निर्मित होता है और मनुष्य जब साहित्यकार होता है तो यही अंतर जगत उसके साहित्य में अभिव्यक्ति पाता है। जो वह समाज के बीच से, अपने परिवेश से जो कच्चा माल वह ग्रहण करता है, उसी कच्चे माल के माध्यम से साहित्य की अभिव्यक्ति होती है। वह स्रोत होता है साहित्य का। साहित्य में विभिन्न शैलियों में व्यक्त विचारों और भावों की विकास परंपरा दिखलाना साहित्यिक कृतियों के विवेचन एवं साहित्य के इतिहास में आवश्यक है। अर्थात कोई बात अगर किसी रचनाकार ने कह दी है तो क्यों कह दी है, उसके पीछे का मूल कारण क्या है और मूल कारण कहां से आता है, कहां से शुरू होता है, वहां तक की खोज साहित्य के इतिहासकार के लिए जरूरी होती है। उस पोर्शन ऑफ टाइम को, उस युग की धड़कन को, उसे समझना जरूरी होता है। अब रचना के मूल्यांकन में समाज और परिस्थिति विवेचनीय है, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि व्यक्ति और समाज सापेक्ष होते हैं। व्यक्ति समाज से सीखता है और समाज व्यक्ति समूह से निर्मित होता है, इसलिए व्यक्ति और समाज सापेक्ष होते हैं। व्यक्ति समाज द्वारा निर्मित होता है तो व्यक्ति समाज को प्रभावित भी करता है, दोनों बातें हैं। अतः साहित्यिक रचनाओं के मूल्यांकन में समाज और परिस्थिति
की उपेक्षा हम कदापि नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखना अत्यधिक आवश्यक है। जब हम साहित्य इतिहास लेखन के सिद्धांत की खोज कर रहे हैं तो इन बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। उसी तरह से साहित्य के इतिहास और साहित्यिक कृतियों की आलोचना का निकट संबंध है, अर्थात इतिहास और आलोचना का निकट का संबंध है। साहित्यिक इतिहास लेखन के लिए आलोचना के सिद्धांतों से पूर्णतः अवगत होना आवश्यक है। आलोचना किस प्रकार से की जाएगी पूर्णता में, इसकी जानकारी साहित्य इतिहास लेखक को होनी चाहिए। किसी कृति या कवि के मूल्यांकन के लिए परंपरा ज्ञान आवश्यक है। जैसा कि हमने पूर्व में कहा, साहित्य इतिहास लेखक कृति और कृतिकार का विवेचन साहित्यिक सिद्धांतों के आधार पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करता है। इसलिए साहित्यिक इतिहास लेखक को आलोचना के सिद्धांतों से पूर्णतः अवगत होना चाहिए। किसी कृति या कृतिकार का सम्यक विवेचन आलोचक जो है वह आलोचना के मान्य सिद्धांतों के आधार पर ही करता है। आलोचक के लिए साहित्यिक परंपराओं का ज्ञान आवश्यक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान भी आलोचक के लिए आवश्यक है। आलोचक का मुख्य कार्य यह होता है कि वह कृति की मौलिकता का निर्णय करता है। परंपरा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ज्ञान के अभाव में कृति की मौलिकता का उद्घाटन और निर्णय असंभव है। कहने का मतलब, जिस समय की रचना है उस समय क्या परंपरा रही है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, परिस्थितियां किस प्रकार की रही है, इसके ज्ञान के बिना जो है किसी भी कृति की मौलिकता का उद्घाटन और निर्णय संभव नहीं है। ये सब बातें हम पूर्व में भी बता चुके हैं। साहित्य इतिहास का कार्य परंपरा को परखते हुए उसमें कृति विशेष का स्थान निश्चित करना है। कृति विशेष में अभिव्यक्त प्रवृत्ति का सम्यक विवेचन परंपरा ज्ञान के द्वारा संभव है। अब हम इसको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का इस संबंध में हम कथन देख लें कि वे क्या कहते हैं। उनका कहना है, सामान्यतः साहित्य के इतिहास में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का तथा साहित्यालोचन में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है तथा इस दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे के पूरक व सहयोगी सिद्ध होते हैं। किंतु फिर भी हमें इस भ्रांति से बचना चाहिए कि दोनों मूलतः एक ही हैं। इसी तरह से साहित्य इतिहास और आलोचना की पृथकता पर डॉक्टर नामवर सिंह ने भी लिखा है कि इतिहास लेखन में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विशेष महत्व होता है, मात्र कृतियों के लेखा जोखा का नहीं। उनकी दृष्टि में एक कृति का भी विश्लेषण ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाए तो उसे साहित्य इतिहास कहा जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आलोचना और इतिहास में जैसी समानता मिलती है वैसी ही समानता शोध का भी है।
काल और परिस्थिति के कारण आवरण में छिपे तथ्यों को प्रकाश में लाना है और हमेशा शोधकर्ता की दृष्टि खोजी होनी चाहिए। शोध प्रज्ञ की उपलब्धि साहित्य इतिहास की महत्वपूर्ण और बहुमूल्य उपलब्धि है। इतिहास शोध और आलोचना का अंतर आचार्य नलिनी बिलोचन शर्मा ने स्पष्ट किया है। वे कहते हैं, इतिहास संपूर्ण विस्तार का सर्वेक्षण, अनुशीलन और मूल्यांकन है। शोध विस्तार के खंड खंड का उद्घाटन और विश्लेषण है और आलोचना पथ चिन्हों पर प्रकाश केंद्रित करती है। तीनों एक दूसरे के लिए आवश्यक और पूरक होते हुए भी स्वतंत्र महत्व के अधिकारी हैं। इनका यह मत है। तो साहित्य इतिहास लेखन के पूर्व शोध और आलोचना का विपुल साहित्य सृजन आवश्यक माना गया है कि साहित्य इतिहास लेखन सही तरीके से तब तक नहीं हो सकता जब तक शोध और आलोचना का विपुल साहित्य उपलब्ध न। आचार्य नलिनी बिलोचन शर्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि इतिहास को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक शोध को अपना कार्य पूर्ण कर लेने का अवकाश नहीं मिलता। अर्थात साहित्य इतिहास लेखन के लिए समृद्ध आलोचना साहित्य और विपुल शोध साहित्य, विपुल शोध सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। हालांकि जो शोध कार्य होते हैं, जो सामग्री उपलब्ध होती है, उन सामग्रियों पर साहित्य इतिहासकार को आंख मूंद कर विश्वास भी नहीं करना है। साहित्य इतिहासकार को अपनी विवेकिनी बुद्धि से निकाले गए निष्कर्षों को परखना होता है, समझना होता है, जांचना होता है और जब वह संतुष्ट हो जाए तभी किसी निष्कर्ष को उसके लिए स्वीकार करना उचित होता है। साहित्य इतिहास लेखन में मुख्य और गौण का भी प्रश्न उठता है। दो तरह के रचनाकार होते हैं, एक मुख्य और दूसरे गौण रचनाकार। तो साहित्य इतिहास लेखन में सिर्फ अगर हम महान कवियों और उनके ग्रंथों का विवेचन विश्लेषण करेंगे तो उससे साहित्य इतिहास का सही निर्माण नहीं हो सकता। साहित्य इतिहास लेखन में गौण कवि भी उतने ही महत्व के अधिकारी हैं जितने कि प्रमुख कवि हैं। तो इस संबंध में भी आचार्य नलिनी बिलोचन शर्मा का मत है कि साहित्य इतिहास का विषय भी, साहित्यिक इतिहास का विषय भी यदि विस्तार है तो महान लेखकों से अधिक महत्व उन गौणों का है जिनसे विस्तार निर्मित होता है। महान साहित्यकार कम हुआ करते हैं, अधिकतर साहित्यकार गौण साहित्यकार होते हैं, सामान्य साहित्यकार होते हैं। तो साहित्य का विस्तार उन गौणों के माध्यम से ही निर्मित होता है। अगर गौण साहित्यकारों की चर्चा नहीं होगी तो साहित्य इतिहास लेखन को विस्तार प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से साहित्य के इतिहास लेखन में जितना महत्व मुख्य रचनाकार का है
उससे जरा भी कम गौण रचनाकार का नहीं है, बल्कि अधिक ही है। अब यह भी कहा जाता है कि साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व कृतियों के शुद्ध पाठ की प्राप्ति आवश्यक है। जो कृतियां उपलब्ध हैं उनके शुद्ध पाठ उपलब्ध होने चाहिए। यह नहीं कि बीच बीच में उसमें जोड़ दिए गए हों और मौलिक न हो करके वह कृत्रिम हो। इस बात का भी ध्यान होना बहुत जरूरी है। इतिहासकार की तरह साहित्य के इतिहासकार के लिए काल निर्धारण का प्रश्न महत्वपूर्ण है और तिथि के अभाव में इतिहास की कल्पना संभव नहीं है। अर्थात तिथि आवश्यक है। तिथि क्रम और भूगोल इतिहास की दो आंखें हैं, ऐसा कहा गया है। इसके बाद साहित्य इतिहास लेखन में लोक साहित्य का प्रश्न भी उठता है और साहित्य इतिहास लेखन में लोक साहित्य भी अपनी अहम भूमिका रखता है। ऐसा नहीं कि लोक साहित्य को साहित्य इतिहास लेखन से अलग कर दिया जाए। साहित्य इतिहास लेखन के लिए मुद्रित और परिनिष्ठित साहित्य का ज्ञान ही आवश्यक नहीं है, लोक साहित्य का ज्ञान भी आवश्यक है। लोक साहित्य परिनिष्ठित साहित्य की जननी है, यह ध्यान रखना है। साहित्य लोक से ही चलता है, आरंभ होता है, और जब हम भाषा और बोली का अध्ययन करते हैं तो यह भी उसमें बताया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह व्यक्तिगत बोली, और व्यक्तिगत बोली जब 10-5 की बोली हो जाती है तो उसे थोड़ा विस्तार मिलता है, और जब वह और लोगों के बीच में चली जाती है तो और विस्तार मिलता है, और ज्यादा विस्तार पा लेने पर उस बोली में रचना भी होने लगती है। तो इस तरह से भाषा और बोली का अंतर होता है, और व्यक्तिगत बोली के स्तर से ही भाषा जो है वह ऊपर उठते 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 साहित्यिक भाषा का भी रूप लेती है, और जो है राष्ट्रभाषा का भी रूप लेती है, और राजभाषा का भी रूप लेती है। तो लोक की ही अगर चर्चा नहीं होगी, लोक का ही जुड़ाव अगर साहित्य में नहीं होगा तो वह साहित्य कैसा होगा। इसलिए लोक साहित्य परिनिष्ठित साहित्य की जननी है, और लोक साहित्य लोक भाषा और शैली तथा लोक संस्कृति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। लोक संस्कृति के परिवर्तन के साथ साथ लोक साहित्य भी बदल जाता है। अर्थात लोक में कि संस्कृतियां जब जैसे जैसे समय के प्रवाह के समय की धारा के साथ बदलती हैं, तो संस्कृतियों में जब बदलाव होता है तो साहित्य में भी बदलाव होता है। क्यों? इसलिए कि साहित्य में युग बोलता है। जिस युग का वर्णन होगा उस युग की ही प्रवृत्तियां परिस्थितियां साहित्य में विद्यमान रहेगी, रहना है उसको। तो लोक संस्कृति के परिवर्तन के साथ साथ लोक साहित्य भी बदल जाता है। लोक साहित्य नदी की धारा की तरह प्रवाहित होता रहता है, जबकि शिष्ट साहित्य झील की तरह अस्थिर है। यानी लोक साहित्य में प्रवाह है और परिनिष्ठित साहित्य में अस्थिरता है, क्योंकि वह व्याकरण की कसौटी पर कसा जाकर करके वह नियमों और कानून के दायरे में बंधी हुई भाषा में होता है। तो लोक साहित्य नदी की धारा की तरह प्रवाहित होता रहता है, जबकि शिष्ट साहित्य झील की तरह स्थिर है। झील का पानी जिस तरह से अस्थिर रहता है, लोक साहित्य ही संस्कृत होकर शिष्ट साहित्य बनता है। इस तरह जिस साहित्य से शिष्ट साहित्य सिंचित है
उसके विवेचन के बिना साहित्यिक अध्ययन एवं साहित्य इतिहास लेखन का कार्य कैसे पूरा हो सकता है? नहीं पूरा हो सकता है। इसलिए साहित्य इतिहास लेखन में लोक साहित्य भी उतना ही महत्व रखता है। लोक साहित्य के अभाव में साहित्य का इतिहास जो है वह एकांगी हो जाता है। तो यह साहित्य इतिहास लेखन की इसे हम पृष्ठभूमि मान सकते हैं। कुछ आवश्यक आधार हैं जिसे हम मान सकते हैं, जिसे हमने आपके सामने रखा, चाहे वह लोक साहित्य हो, मुख्य या गौण का प्रश्न हो, इतिहास शोध और आलोचना का संबंध हो, और मनुष्य के अंतर जगत की स्थिति हो, चाहे वह परंपरा हो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो, सामाजिक पृष्ठभूमि हो, जिस काल की रचना है उस समय की धड़कन को साहित्य इतिहास लेखन के लिए को समझना बिल्कुल जरूरी होता है, अत्यधिक जरूरी होता है। अन्यथा उसका साहित्य इतिहास जो है आगे चलकर कोई दूसरा साहित्य इतिहास लेखक जब गंभीरता पूर्वक उसके निष्कर्षों को अध्ययन करेगा और उसमें खामियां पाएगा तो उसमें त्रुटियां निकालकर पूर्व के इतिहासकार से वह आगे बढ़ जाएगा। तो यह तो समझ में आ गया होगा हमारे छात्र छात्राओं को कि साहित्य का इतिहास लेखन कोई साधारण कार्य नहीं है और सिर्फ ब्यौरा उपस्थित करना भी साहित्य का इतिहास नहीं होता है, बल्कि जिन बातों को बताया गया है उन बातों पर केंद्रित होकर ही साहित्य का इतिहास लिखा जा सकता है। तो इस इतिहास एक ऐसा लेखन कार्य है जिसके अंतर्गत यथार्थ परिस्थितियों और घटनाओं से संबंधित लिखित और मौखिक वृत्तों आदि को आधारभूत सामग्री बनाया जाता है। और इतिहास लेखन में साधारणतः जो है ईश्वर तंत्रीय, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, मार्क्सवादी और राष्ट्रीय दृष्टिकोण, जिसे दूसरा नाम भी दिया जाता है संरचनावादी, तो ये सब दृष्टिकोण रहे हैं जिसके आधार पर इतिहास लिखा गया है। पूर्व में जिसका कि इतिहास दर्शन में उपयोग हुआ है और साहित्य इतिहास लेखन के सिद्धांतों में भी किसी न किसी रूप में इन्हीं इतिहास दर्शनों का उपयोग हुआ है। ईश्वर तंत्रीय, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, मार्क्सवादी और राष्ट्रीय या संरचनावादी। तो ये कुछ दृष्टिकोण हैं। इन दृष्टिकोणों पर चूंकि अगर अभी चर्चा होती है तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, तो इन दृष्टिकोणों पर चर्चा के लिए हम आगे के क्लास में उपस्थित होंगे और आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। तो आज के लिए हमारे छात्र छात्राओं के लिए इतना ही, और हम समझते हैं इस गंभीर विषय को हमारे छात्र छात्राओं ने ठीक से समझ लिया होगा। अगर नहीं एक बार समझ में आए तो इस ऑडियो को दोबारे चलाएं, तिबारे चलाएं, जब तक कि वास्तविकता समझ में ना आए तब तक अध्ययन करते रहें। यह तो ये तकनीक की सुविधा है, एक बार नहीं कई बार इसको आप सुन सकते हैं। वर्ग में दिया गया लेक्चर एक ही बार सुन लेते हैं, उसके बाद सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन इस ऑडियो और वीडियो के माध्यम से व्याख्यान को आप कई बार हृदयंगम कर सकते हैं।
तो इस टेक्नोलॉजी के युग में टेक्नोलॉजी का हम चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्रा लाभ उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।